सी शार्प का उद्भव संगीत के एक नोट शार्प से हुआ जिसका उपयोग किसी सेमी नोट के पिच को हाई करने के लिए यूज होता है। क्या आप जानते हैं कि सी शार्प को इनिशियली कूल का नाम दिया गया, लेकिन ट्रेडमार्क इश्यूज के चलते बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इस नाम को यूज नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि हेजलबर्ग जो सी शार्प के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, वो सबसे पहले टर्बो पास्कल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे? क्या आप जानते हैं कि जेम्स गॉसलिन जो कि जावा के डेवलपर थे, उन्होंने सी शार्प को जावा का इमिटेशन किया? क्या आप जानते हैं कि सी शार्प ने अपनी महान यात्रा वर्जन 1 से 12 तक की पूरी की? इसमें डेवलपमेंट में यूज मैंने टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की जाने वाली लैंग्वेज मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि सी शार्प टॉप 10 के कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है? तकरीबन 27.62% पार्टिसिपेशन है इसका मार्केट में। हम आपके सारे प्रश्न जो डॉट नेट लैंग्वेज सी शार्प के बारे में है का आंसर करने वाले हैं। इसके इवॉल्वमेंट से लेकर ग्रेजुअल डेवलपमेंट तक की यात्रा कवर करेंगे। हम इस सी शार्प के महान यात्रा के हर पॉइंट को टच करेंगे। सो लेट्स गो। तो इसके पहले कि हम वर्जन्स के बारे में बात करें, चले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सी शार्प है क्या। क्या इंट्रोडक्शन है? जनरल पर्पस लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये डिजाइन डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंडर्स हेजलबर्ग का था। इसको एकमा ने अप्रूव किया। एकमा जिसको हम लोग यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी है डॉट नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी यूज की जा रही है। ऐसा देखा गया है कि डेटा के अनुसार 27.62% सी शार्प के डेवलपर्स की पसंद है, और ये डेटा एज बेस्ट 2023 है। लैंग्वेज हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1.0 जनवरी 2002 के अंदर, और ये फ्रेमवर्क वर्जन 1 था। इसी तरह फ्रेमवर्क बढ़ते गए और वर्जन्स चेंज होता गया। जैसे 5.0 अगस्त 2012 में फ्रेमवर्क वर्जन 4.5 के अंदर आया, और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्जन 6.0 के अंदर जो जुलाई 2017 के अंदर आया, यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क तो था ही, साथ में कोर ने भी हैंड ज्वाइन कर लिया। और इस प्रकार जो वर्जन जो सी शार्प की 8 थी, 8 के बाद फ्रेमवर्क नहीं आया बट इसके बाद जो है वो कोर आना शुरू हुआ। फिर 9 के बाद आपका फ्रेमवर्क 5.0 डॉट नेट फ्रेम 5.0 आ गया। और इस तरह अभी जो करंट वर्जन सी शार्प 12 की चल रही है, जिसके अंदर जो नवंबर 2023 में आई, और जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अब तक यही लेटेस्ट है। ये जो है वो डॉट नेट 8.0 के ऊपर काम कर रही है। अब हम क्विकली चलते हैं और हर वर्जन की एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। 1.0 के अंदर जो फीचर आए, बेसिक फीचर्स कह सकते हैं, क्लासेस आए, स्ट्रक्ट आया, इंटरफेसेस आया, इवेंट्स आया, प्रॉपर्टीज आए, डेलीगेट्स आए, और ये सारी चीज़ें जो कि बड़ी कॉमन है और आप जानते हैं। स्पेशली 2.0 में जेनरिक्स आए। जेनरिक्स में स्पेसिफिक टाइप ना होके वो जेनरिक टाइप होता था, तो वो एक जेनरिक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा पार्शियल टाइप आया, एनोनिमस मेथड आए। पार्शियल टाइप के अंदर हम टाइप्स को पार्शियली लिख सकते थे। एनोनिमस मेथड में मेथड का नाम नहीं होता था। आइटरेटस एक तरीका था जिसके अंदर हम क्या करते थे कि कलेक्शंस को बिना उसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज किए लिख सकते थे। और नलेबल टाइप्स आया जिसमें हम किसी भी टाइप का नलेबल बना सकते हैं। नलेबल जैसे इंटीजर का एक नलेबल बना दिया तो क्या हुआ कि उसमें नल भी स्टोर हो सकता है। प्राइवेट सेटर्स आए। प्राइवेट सेटर्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं एबिलिटी को, जिसमें क्या होगा कि वैल्यू प्राइवेट फील्ड की जो है वो इंटरनल कोड के क्लास द्वारा ही अपडेट होगी। कॉन्ट्रावेरियंस एंड कोवेरियंस है। कॉन्ट्रावेरियंस और कोवेरियंस को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इनेबल्स द इम्प्लिसिट रेफरेंस कन्वर्जन ऑफ एरे टाइप्स, डेलीगेट टाइप्स एंड जेनरिक टाइप्स आर्गुमेंट्स। कोवेरियंस preserves the assignment compatibility and contravariance reverse it. So this is what static class की बात करें तो क्लास को हम जब static बना सकते हैं तो this is sealed and abstract and no instance member can be overridden or declared. So ये mostly ये सारे फीचर्स थे 2.0 के। 3.0 की बात करें जो 2007 में implicit टाइपली लोकल वेरिएबल्स हम var करके वेरिएबल बना सकते थे। दिस इज व्हाट implicit टाइप लोकल वेरिएबल। 3.0 का जो अगला फीचर ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन इनिशियलाइजर, while creating and instantiating object only that can be initialized, that is called object in collection initializer, where then there only you could initialize. ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज थी जिसमें प्रॉपर्टीज को इस तरीके से लिखा जाता था, वो ऑटो इम्प्लीमेंट होती थी। एनोनिमस टाइप्स में टाइप्स थी, टाइप्स के नाम भी नहीं होते थे और एनोनिमस टाइप होता था। एक्सटेंशन मेथड्स में हम मेथड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक मेथड जैसे टू स्ट्रिंग मेथड है, इसको एक्सटेंड करके उसको एक्सटेंशन मेथड कहेंगे। क्वेरी एक्सप्रेशन एक्चुअली एक तरीका है जिस एक क्लॉज हम ऐसा लिख सकते हैं, डिक्लेरेटिव क्लॉज लिख सकते हैं जो कि सिमिलर
ट्रांजेक्शन इक्वल और या फिर एक्स क्वेरी के सिंटेक्स जैसा रहता है। लैम्डा एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हम बहुत अच्छा लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिससे डेटा सेट निकाल सकते हैं। कोई भी डेटा सेट आपके पास है उस पर अच्छी क्वेरी लैम्डा के हेल्प से कर सकते हैं, लैम्डा क्वेरी लिख के। और इस तरह एक्सप्रेशन ट्रीज हो गई। एक्सप्रेशन ट्रीज रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ट्री लाइक फॉर्मेट्स वेयर ईच नोड इन इज एन एक्सप्रेशन। सो दिस इज एक्सप्रेशन ट्री। पार्शियल मेथड्स आ गए जिसमें एक मेथड्स को एक से 200 जगह तक स्प्रेड कर सकते हैं। 4.0 की बात करें तो 4.0 में डायनेमिक बाइंडिंग आई, जिसको लेट बाइंडिंग भी कहते थे। ये बेसिकली इसमें हम ऑब्जेक्ट को कौन सा वर्जन का कॉल करना है मेथड, उसको हम लोग रन टाइम पे डिसाइड कर सकते थे। दैट इज व्हाट डायनेमिक बाइंडिंग। नेम एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स। नेम्स एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स का फीचर यह है कि इसमें हम आर्गुमेंट की जो भेजते थे या जो आर्गुमेंट होते थे उनके पोजीशन को ना सोच के उनका नेम के आधार पर हम लोग कर सकते हैं, और कुछ शायद तो आर्गुमेंट को हम ऑप्शनली छोड़ भी सकते थे इंटेंशनली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेम्स एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट्स। सो ये दो फीचर्स थे, जेनरिक कोवेरेंस एंड कॉन्ट्रावेरेंस, जो भी हमने पहले देखा उसी का जेनरिक फॉर्म। एम्बेडेड इंटरप्ट टाइप्स भी हुई। Embedded intro types basically allows you to include the attributes information that is normally stored in primary interop assembly, जिसको हम लोग PIA या PIA भी कहते हैं। दिस इज ऑल फॉर EXE एंड DLL। ये हमारे 4.0 के फीचर्स थे। अब हम 5.0 की बात करते हैं। 5.0 में असिंक फीचर्स। असिंक फीचर्स में क्या हुआ कि ये बेसिकली डेवलपर्स को ये अलाउ करता था कि वो असिंक कोड भी लिख सकते थे, जैसा कि उनको लगे कि ये सिंक कोड ही लिख रहे हैं। तो आपको पता होगा थोड़ी बहुत जानकारी है सिंक कोड की। तो दिस फीचर केम इन 5.0। Caller information says that this instructs compiler to feed the information obtained from caller source code into the parameters default. So these were the 5.0 features. Talking about 6.0 that came in 2017, इसमें static imports था। Static imports, ये static directive, static members and nested types can be accessed without specifying the type name. दूसरा फीचर था एक्सेप्शन फिल्टर। एक्सेप्शन फिल्टर का मकसद ये था कि आप चाहें तो कैच ब्लॉक में वेन क्लॉज के साथ कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं। ऑटो प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर्स थे, जिसमें आप प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर सकते थे। एक्सप्रेशन बॉइल्ड मेथड्स था, बॉडीड मेथड, जिसके अंदर क्या है कि एक्सप्रेशन के अंदर आप मेथड की बॉडी को लिख सकते थे। नल प्रोपेगेटर था, इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज होते जैसे क्वेश्चन मार्क डॉट या क्वेश्चन मार्क बॉक्स ब्रैकेट, जिसको हम लोगों ने देखा 6.0 के अंदर। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन था, जिसमें हम डॉलर साइन का प्रयोग करके हम लोग लिटरल को इग्नोर कर सकते थे और ऐसा अच्छी तरह से लिख सकते थे। दिस इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नेम ऑफ ऑपरेटर्स। नेम ऑफ ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन रिड्यूसेस द नेम ऑफ वेरिएबल टाइप और मेंबर्स एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो ये सारे फीचर्स आपके 6.0 के थे। 7.0 में जो था सबसे पहले आउट वेरिएबल। अनलाइक द प्रीवियस आउट, द आउट वेरिएबल्स डिड नॉट रिक्वायर टू बी डिक्लेयर फर्स्ट। पहले उनको डिक्लेयर करना होता था, फिर हम आउट पैरामीटर के अंदर लिखते थे। अभी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं। दूसरा जो चीज 7.0 के अंदर आया वो है टपल्स। टपल फीचर प्रोवाइड्स कंसाइज सिंटैक्स टू ग्रुप मल्टीपल डेटा एलिमेंट इन लाइटवेट डेटा स्ट्रक्चर। एंड पैटर्न मैचिंग आया। पैटर्न मैचिंग इज अ टेक्निक वेयर यू टेस्ट एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन इफ इट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकल फंक्शंस। लोकल फंक्शंस वो होंगे जो मेथड और टाइप वो दूसरे मेंबर के अंदर लिखे जाएंगे और उनको उसी मेंबर के जरिए या उसी स्कोप के जरिए एक्सेस किया जा सकता था। रेफ लोकल्स होता है जब लोकल वेरिएबल हम रेफरेंस टाइप का बना सकते हैं। रेफ रिटर्न्स, बाय डिफॉल्ट द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, सो यू कैन आल्सो रिटर्न अ रेफ वेरिएबल। एंड डिस्कार्ड्स। डिस्कार्ड्स वैसे प्लेस होल्डर वेरिएबल्स हैं जिनको इंटेंशनल लिखा जाता था और वो अनयूज्ड होते हैं। डिस्कार्ड्स आर इक्विवेलेंट टू unassigned variables and they don't have a value. And finally, throw expression. So throw expressions is that you can use the throw as an expression. So these were all major features of C# 7.0. C# 8.0 में सबसे पहले read only instance members, default इंटरफेस मेथड, जिसके अंदर मेथड इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स को हम डिफॉल्ट बॉडी लिख सकते हैं, जो कि यूजुअली हम जानते हैं कि मेथड बेस में अनइम्प्लीमेंटेड बेट होते थे, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं C# 8 ऑनवर्ड्स। यूजिंग डिक्लेरेशंस। यूजिंग डिक्लेरेशंस हम बेसिकली अगर कोई कोड लिख रहे, सपोज करें एक फाइल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें C# के अंदर, जिसमें हमें फाइल के अंदर कुछ लिखना है टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो उसको यूजिंग क्लॉज में दे सकते हैं, सो दैट वो हम मेक श्योर करते हैं कि वो आई डिस्पोजेबल इंस्टेंस को इन्वोक करे और वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो डिस्पोज हो जाए प्रॉपरली। Static local function. The local functions are a method of type that are nested in another method and they can only be
called from their containing member. We have disposable ref struct, so you can use the ref modifier in declaration of a struct type. Instance of a ref struct are allocated on the stack and cannot escape to the managed heap. We have nullable reference types, as we have learned nullable earlier. We have indices in this. हमारे पास डॉट डॉट ऑपरेटर है. डॉट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग indices and range अचीव करते हैं. We have unmanaged constructed types. So where clause in the generic types हम लिख सकते हैं. Generic जब बनाते हैं generic types तो हम where clause भी लिख सकते हैं. 9.0 में records is the first feature. So you can use the record modifier or define a reference type. That built-in functionality for encapsulating data. We have init only properties. Init only property जो होती है वो make sure करती है कि वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो only during the object creation generate हो या assign हो. We have top level statement. आप चाहें तो you don't have to explicitly include the main method in console application. Instead, you can use the top level statement to minimize the code you have written. We have init accessor and read only fields. We have with expressions, we have value based equality. एंड इस तरह हम C#10 के अंदर आते हैं जिसमें रिकॉर्ड स्ट्रक्ट है. वी हैव ग्लोबल यूजिंग डायरेक्टिव है. एक ऐसे आप यूजिंग डायरेक्टिव को ग्लोबल बना सकते हैं जिसका एक्सेस चारों तरफ रहेगा. वी हैव फाइल स्कोप नेम स्पेस. एक फाइल के स्कोप तक का भी नेम स्पेस बना सकते हैं. वी हैव एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी पैटर्न्स. एक प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंड नेस्टिंग कर सकते हैं. दैट इज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी पैटर्न्स. वी हैव लैम्डा एक्सप्रेशन इम्प्रूवमेंट. बहुत सारी चीजें नई ऐड हुई लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे नेचुरल टाइप इंक्लूजन हुआ, रिटर्न टाइप हुआ. हम रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर कर सकते थे या एट्रीब्यूट्स भी लैम्डा के ऊपर अप्लाई कर सकते थे. हैश लाइन प्राग्मा में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ. बहुत सारा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ हैश लाइन प्राग्मा के अंदर. और असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन द सेम डिकंस्ट्रक्शन हुआ. दिस इज कॉल्ड दिस इज द नेक्स्ट फीचर. अब हम C#11 के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला रॉ स्ट्रिंग लिटरल है. हम लोग रॉ स्ट्रिंग लिटरल कैन कंटेन आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग जिसमें व्हाइट स्पेस, न्यू लाइन, एम्बेडेड कोड्स कुछ भी रख सकते हैं. जेनरिक मैथ सपोर्ट आया. देयर आर सेवरल लैंग्वेज फीचर्स दैट इनेबल्स जेनरिक मैथ सपोर्ट. जेनरिक एट्रीब्यूट्स आ गए. यू कैन डिक्लेयर अ जेनरिक क्लास हुज क्लास सिस्टम इज एट्रीब्यूट. जो जिसका बेस क्लास जो होगा वो सिस्टम एट्रीब्यूट हो सकता है. UTF-8 स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया. आप किसी भी को सफिक्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग करने के लिए. आप न्यू लाइन इन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, आप जो करली ब्रेस से स्टार्ट करली ब्रेस क्लोज करके जो भी लाएंगे उस मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं. दिस इज न्यू लाइंस इन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. लिस्ट पैटर्न्स extend the pattern matching to the match sequence of elements in the list of an array. फाइल लोकल टाइप बिगनिंग ऑफ C# से आप चाहें तो फाइल एक्सेस मॉडिफायर को लिख सकते हैं एक टाइप के लिए जिसकी एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी जो होगी उस फाइल के अंदर तक रहेगी. एंड रिक्वायर्ड मेंबर्स, आप चाहें तो ये रिक्वायर्ड मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज और फील्ड्स पे जो इन्फोर्स करेगा कंस्ट्रक्टर को कि वहीं पे इनिशियलाइज हो. तो इस तरह ये सारे फीचर्स C#11 के हैं. अब हम लास्ट स्टेज पे आए हैं C#12 के फीचर्स के बारे में. सबसे पहला है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर. आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं एनी क्लास या एनी स्ट्रक्ट के अंदर. कलेक्शन एक्सप्रेशन अ न्यू सिंटैक्स है टू स्पेसिफाई कलेक्शन एक्सप्रेशन, जिसमें हम नया सिंटैक्स आया जो कि काफ़ी शॉर्टकट हो गया है. इसके बारे में तो खैर हम डिटेल बाद में बात करेंगे. लेकिन inline arrays enable to create arrays in a fixed size in a struct type also. Optional parameters lambda expression में introduce हुआ. Ref read only parameters enables more clarity on API that might be using ref parameters or in parameters. Alias and types, you can use alias directive to alias any type, not just name types. किसी को भी कर सकते हैं. An experimental attribute that is indicate the experimental feature. तो अब तक हमने देखा कि C# की थोड़ी इंट्रोडक्शन और C#1 से लेके 12 तक के सारे फीचर्स देखे. फीचर्स बड़े क्विकली एक्सप्लेन किए गए और वो बात वाजिब भी है क्योंकि इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करना इन डिटेल पॉसिबल नहीं था. हाँ, हम सारे फीचर्स जो C# का लेटेस्ट वर्जन है C#12 के सारे फीचर्स को एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे डिटेल में.